इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एडम और जेक नाम के दो सोल्जर्स को दिखाते हुए जो अपने एडवांस स्पेसशिप के अंदर बैठकर किसी इंटरगैलेक्टिक मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल ये इंसानों के लिए वो समय चल रहा था जब वो पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए थे। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लोग अमीर होते हैं वो पहले ही प्लेनेट छोड़कर वहां से चले गए थे और अब यहाँ इतने साल बीतने के बावजूद भी कोई पृथ्वी पर वापस नहीं गया। किसी को अंदाजा नहीं होता कि आखिर पृथ्वी पर चल क्या रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट पहले जैसा इंसानों के रहने लायक है भी कि नहीं। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एडम और जेक को वापस पृथ्वी पर भेजा जाता है। उन्हें वहां जाकर अपनी डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आखिर यहाँ पर इंसान रह भी सकते हैं कि नहीं। एडम और जेक इस बात पर काफी कॉन्फिडेंस थे कि उनके पास तो एडवांस हथियार मौजूद है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। अब एडम और जैक लगातार ट्रेवल करते हुए पृथ्वी के काफी पास पहुंच गए थे, लेकिन वो जैसे ही पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जाते हैं तो उनकी स्पेसशिप के रास्ते में काफी सारे टर्बुलेंस आने लगे थे, जिससे कि उनकी स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एडम और जैक इस तरीके से बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते थे। उन दोनों ने अपनी स्पेसशिप का ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया, जिससे कि वो थोड़ा कंट्रोल में आने लगी। एडम और जैक नोटिस करते हैं कि पृथ्वी पर अब काफी बड़ी बड़ी चट्टानें आने लगी हैं। चारों तरफ एकदम बंजर जमीन दिखाई दे रही थी और पेड़ पौधों का तो एक भी नामो निशान ही नहीं था। अब उनकी स्पेसशिप लगातार नीचे गिर तो रही थी, तभी बहुत सारे थ्रस्टर्स और बूस्टर्स अप्लाई करने के बाद उनकी स्पेसशिप जमीन से थोड़ा सा ऊपर ही उड़ने लग जाती है। हालांकि अब वो दोनों एक परफेक्ट लैंडिंग पोजीशन ढूंढने लगे थे, इसीलिए वो अपनी स्पेसशिप की मदद से हवा में थोड़ी देर तक हॉवर करने लगते हैं। लेकिन उनके स्पेसशिप का ऑटो पायलट मोड उतना भी अच्छा नहीं होता। वो तो कई सारे रॉक्स के ऊपर टकरा जाता है, जिससे कि उसका काफी सारा डैमेज हुआ और थोड़ी ही देर के अंदर उनकी स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। दोनों जाकर बहुत ही बुरी तरीके से चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर चुके थे। यहाँ पर पता चला कि जेक के कंधे पर काफी ज्यादा चोट लगी है और मेटल का टुकड़ा भी घुस गया है। एडम किसी भी तरीके से अपने पार्टनर जेक को बाहर निकालता है और उसे मेडिसिन देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जेक को इस चोट से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन एडम उसे संभालता है क्योंकि वो दोनों सबसे बेस्ट सोल्जर थे और अपना मिशन साथ में ही किया करते। आज तक उनका कोई भी मिशन असफल नहीं गया, इसीलिए उनकी कमेटी ने उन्हीं दोनों को इस इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा होता है। वो दोनों चट्टाने वाले इलाके में बैठे हुए थे, तभी अचानक जेक कहता है कि मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। एडम ने कहा कि इस जगह पर आखिर कुत्ता कहां से आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एडम को भी ये आवाज आती है, इसीलिए उसने जेक को यहीं पर रुकने के लिए कहा और एडम सीधा उस आ रही आवाज के पीछे पीछे चला गया। तब जाकर एडम देखता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम विल था और उसके हाथ में एक कुत्ता भी मौजूद होता है और यही कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जिसकी आवाज उन दोनों को सुनाई दी। एडम और जेक को ये कंफर्म हो जाता है कि पृथ्वी पर अभी भी लोग मौजूद हैं और इस वातावरण में काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन है, जिससे कि इंसान यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि अभी भी पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट्स में से एक है। एडम चाहता था कि वो उस छोटे से लड़के से मिलकर कुछ बातें करे, पर उस छोटे लड़के ने जैसे ही एडम को देखा तो वो उससे डर कर कहीं दूर भागने लगा। भागता हुआ वो लड़का जिसका नाम विल होता है वो एक बड़ी बड़ी चट्टानों के पास पहुंच गया, लेकिन अब अचानक थोड़ी ही देर के अंदर उसे चारों तरफ से लेडी सोल्जर्स का ग्रुप घेर लेता है। उन लेडी सोल्जर्स ने तो अपने बॉडी पर अजीब तरीके के शील्ड पहने थे जो काफी पुराने जमाने के लग रहे होते हैं और अब वो सभी उस छोटे बच्चे को पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। उस छोटे बच्चे विल की तलवार नीचे गिर जाती है और सभी लोग उसे किडनैप करके लेके चले गए थे। थोड़े समय में वहां पर एडम आ जाता है जिसे कि उस बच्चे की तलवार मिली थी, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एडम सबसे पहले जेक से कनेक्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम प्रॉपर कंडीशन में हो कि नहीं। जेक ने जवाब दिया कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम आगे बढ़ो और अपनी रिसर्च जारी रखो। इसीलिए एडम तुरंत ही अपनी रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब वो सारे लेडीज सोल्जर्स हमें एक जगह पर इकट्ठा हुए दिखाए जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा महल था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई बड़ा सा राजा रहता है। वो लेडीज सोल्जर्स तो विल नाम के उस छोटे बच्चे को पकड़कर सभी के सामने लेकर आ जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि वो सभी तो अपनी राजकुमारी जिसका नाम सुमुरु होता है उनका स्वागत और सम्मान दोनों कर रहे थे। सुमुरु नाम की वो लेडी उस पूरी जगह की रानी होती है जो कि सारे कार्यभार अकेले ही संभाला करती थी। वहां पर
पर टेक्सास नाम की उसकी एक और सोल्जर होती है जो कि रानी के लिए काम किया करती थी। टेक्सास तो उस छोटे बच्चे विल को देखते हुए ये बता रही थी कि अब वो समय आ चुका है जब इसका बलिदान दिया जाएगा और हमारी स्नेक गॉडेस को अपना खाना मिलेगा। टेक्सास अपने लेडी सोल्जर्स के साथ कुछ अजीब तरीके के रिचुअल परफॉर्म करने लगी, जिससे उनके महल के एकदम बीचों बीच में से काफी बड़ा गॉडेस सर्पेंट निकलता है। वो सांप किसी खतरनाक मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा था और अब उस बड़े से सांप को भूख लगी होती है, इसीलिए वो सारी लेडीज उस बच्चे को खिलाना चाहती थी। इस बात से वो छोटा बच्चा काफी चिल्लाने भी लगता है, लेकिन तभी डव नाम की एक लेडी जो उन्हीं सोल्जर्स के बीच में काम किया करती थी, वो नोटिस करती है कि विल तो उसका भाई है और वो इस तरीके से अपने भाई का बलिदान नहीं देना चाहती थी। इसीलिए डव सीधा चली गई उन सारे सोल्जर से फाइट करने के लिए ताकि वो अपने भाई विल को बचा सके। हालांकि इतने सारे फीमेल सोल्जर्स डव पर हमला करते भी हैं, लेकिन डव के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी और उसने बहुत ही कम समय में कई सारे सोल्जर्स को मार गिराया था। पर ये गुस्ताखी टेक्सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसने तो अपने और भी कई सारे सोल्जर्स को भेज दिया, जिससे कि डव अब लड़ नहीं पा रही थी और अब ना चाहते हुए भी डव को पकड़ लिया जाता है। वो बड़ा सा सांप जिसे खाने के लिए विल दिया जाने वाला था, उसने अब सामने आने वाले एक फीमेल सोल्जर को ही खा लिया होता है। यानी कि विल का जो बलिदान दिया जाने वाला था वो बच चुका है। वो बड़ा से सांप की भूख मिटने पर वो तुरंत ही अपने बिल में चला जाता है। लेकिन ये पूरा रिचुअल उस तरीके से खत्म नहीं हुआ जिस तरीके से राजकुमारी सुमरू चाहती थी। इसी वजह से टेक्सास सुमरू से कहने लगी कि डव ने हमारे साथ धोखा किया है और उसे इन सारी चीजों की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन राजकुमारी सुमरू टेक्सास और बाकी लोगों को समझाती है कि हमारा मेन गोल था कि हमारे गॉडेस सांप को खाना खिलाना, और वो चाहे कोई भी हो ये रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। डव ने तो सिर्फ अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए ही पलटवार किया है, इसीलिए हम उसे डायरेक्टली सजा नहीं दे सकते। यानी कि राजकुमारी सुमरू ने डव को छोड़ दिया है और ये बात टेक्सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो एडम के हाथ में से आ रही होती है और उसे जेक ने मैसेज किया था। सारे के सारे फीमेल सोल्जर्स एडम को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगते हैं। एडम भी सीधा वहां से अपनी जान बचाकर अपनी स्पेसशिप की तरफ भाग रहा था और चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसके साथ विल भी मौजूद होता है। विल ने अपने कुत्ते को आजाद कर दिया और वो भी एडम के साथ दूर जाने लगा। सुमरू ने आदेश दे दिया कि इस घुसपैठियों को जाकर तुरंत ही पकड़ो। इसीलिए सारे के सारे फीमेल सोल्जर्स जिनके पास वेपन्स होते हैं वो उसकी मदद से एडम पर फायर करने लगे थे। हालांकि एडम के पास भी एक वेपन होता है और वो उन सब से काफी एडवांस था। उसके एक वार से काफी सारे धमाके हो जा रहे थे, लेकिन एडम जब विल को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर जाने लगा तो उसके पैर पर एक एरो आकर लग जाती है और उस एरो में जरूर कोई जहरीले पदार्थ मिले हुए थे, इसीलिए एडम अब बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा। एडम और विल तो अभी भी स्पेसशिप के अंदर मौजूद होते हैं। राजकुमारी सुमरू जब वहां पर आती है तो सारे फीमेल सोल्जर्स ने बता दिया कि वो घुसपैठिया इसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। टेक्सास तो यहाँ पर कह रही थी कि हम उसे जान से मार देंगे, लेकिन सुमरू ने इस आदेश को एकदम खारिज कर दिया और बाकी सोल्जर्स को यहाँ से जाने के लिए कहा। राजकुमारी सुमरू अब थोड़े सोल्जर्स के साथ खुद स्पेसशिप के अंदर जाती है। वो देख रही थी कि एडम किस तरीके से तड़प रहा है, इसीलिए उन्होंने पहले वेपन निकाला और फिर उनके बॉडी में एंटीडोट इंटर कर दिया, जिससे कि एडम की मृत्यु ना हो और वो एकदम सही सलामत हो जाए। एडम को यहाँ पर कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एडम जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बहुत ही आलीशान बेड के ऊपर था। दरअसल एडम राजकुमारी के महल में था जो काफी एक्सपेंसिव होता है। एडम एकदम नॉर्मल फील कर रहा था क्योंकि उसके बॉडी में से जहर खत्म हो चुका है। एडम जब यहाँ पूरी तरीके से अपने होश में आ गया था तो उसका साथी जैक भी वहाँ आ जाता है। यानी कि सुमरू के कहने पर उसके सोल्जर्स ने जेक का भी इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। वो दोनों एक साथ मिलकर आपस में काफी सारी बातें करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस प्लेनेट की रिसर्च की है। जेक तो एडम को एक बात बताने लगा कि मैंने इस प्लेनेट की जमीन के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा मूवमेंट देखी है, जिससे कि यहाँ पर समय समय पर भूकंप आते रहते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स भी इधर से उधर हो चुकी हैं। यानी कि इस प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड भी अब एकदम से प्रॉपर नहीं है और ये कोई भी अच्छा संकेत नहीं था किसी भी प्लेनेट के लिए, खासकर कि जहाँ इंसानी सभ्यता रहती है। एडम भी जेक की इन बातों से राजी हो जाता है क्योंकि उसने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया था और उनके पूरे डिसीजन के हिसाब से ये पूरा प्लेनेट अनस्टेबल हो चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय के अंदर अंदर पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तभी उस जगह पर विल नाम का वो छोटा सा लड़का आता है। वो उन दोनों को कहने लगा कि जमीन के अंदर वो बड़ा सा सांप मौजूद है, शायद उसी की वजह से ये सारे भूकंप आ रहे होंगे। अब एडम यहाँ पर अपना और जेक का बॉडी टेस्ट करता है कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। तब यहाँ पर एक शॉकिंग रियलिटी रिवील होती है कि उनकी बॉडी के अंदर एक अजीब तरीके का वायरस है। दरअसल ये वायरस अर्थ से दूर जाने पर उन सारे इंसानों को हो गया था, लेकिन जब वो विल की बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें कोई भी वायरस नहीं दिखाई देता। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जो भी इंसान बचे हुए हैं उनकी बॉडी में किसी भी तरीके का वायरस मौजूद ही नहीं था, यानी कि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अब यहाँ पर वो सभी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर डव आ जाती है। डव ने तो एडम से कहा कि तुम्हें राजकुमारी सुमरू बुला रही है कुछ बातें करने के लिए। इसीलिए अब एडम राजकुमारी सुमरू की चेंबर में चला गया। राजकुमारी सुमरू तो आराम से नहा रही थी और एडम से इसी तरीके से बात करती हैं। राजकुमारी सुमरू के पास एडम का वो हथियार भी लेकर आया गया। सुमरू उसे चला कर भी देखती है, जो काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था एक ही फायर करने पर। राजकुमारी को ये वेपन बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने एडम की उस वेपन को अपने पास ही रख लिया। राजकुमारी को एडम से कुछ बात करनी थी, इसीलिए उन्होंने सारे सोल्जर्स को बाहर भेज दिया और अब वो एडम से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा यहाँ आने का मिशन क्या है। तब जाकर एडम अपने होलोग्राफिक इमेजेस में बताने लगा कि कई सालों पहले हम सब भी पृथ्वी पर ही रहा करते थे, लेकिन पृथ्वी का एनवायरमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया और आपस में सभी देश इतना लड़ाई करने लगे कि हम सभी इंसानों को ब्रह्मांड में मौजूद और भी प्लैनेट्स की जरूरत लगने लगी, और जिनके पास भी ज्यादा पैसे थे और काफी अमीर होते हैं वो तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाए वो पृथ्वी पर ही रह गए और आप लोग उन्हीं सभ्यताओं के आने वाली जनरेशंस हो। साथ ही साथ एडम राजकुमारी को ये शॉकिंग रियलिटी भी बता देता है कि आपका प्लैनेट एकदम अनस्टेबल हो चुका है और कुछ समय में यहाँ पर रहने वाले सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पर राजकुमारी सुमरू साफ साफ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये पूरा प्लैनेट हमारी गॉडेस का है जो हमारे प्लैनेट के अंदर रहकर इसकी प्रोटेक्शन करती है और हमें यहाँ से सारे रिसोर्सेज यानी कि ऑयल, खनिज पदार्थ और भी बहुत सारी चीजें मिलती थी, इसीलिए ये प्लैनेट कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर सुमरू ने बताया कि सभी लोगों ने मुझे चुना था राजकुमारी बनने के लिए, लेकिन टेक्सास नाम की वो सोल्जर वाली लेडी भी उसके साथ ही खड़ी थी। टेक्सास को भी राजकुमारी बनना था, लेकिन उसे उतना सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिससे कि वो बड़ी बड़ी सांपों और क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकती है और उनके ऊपर रिचुअल परफॉर्म कर सकती है। कई लोगों को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए टेक्सास को ये चांस नहीं दिया गया। ये सारी बातें होने के बाद एडम राजकुमारी से पूछता है कि आखिरकार इस प्लेनेट पर रहने वाले मेल सोल्जर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि जब से एडम और जेक यहाँ पर आए हैं तब से उन्हें फीमेल सोल्जर्स ही दिखाई दे रही हैं। तब जाकर थोड़े समय में राजकुमारी सुमरू एडम को लेकर एक बहुत ही चट्टानी वाले इलाके में चली जाती है। वहाँ पर तो एडम की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उस जगह पर सारे मेल सोल्जर्स काम कर रहे होते हैं किसी नौकरों की तरह, यानी कि फीमेल सोल्जर्स ने मेल सोल्जर्स की जगह ले ली थी क्योंकि मेल सोल्जर्स के पास काफी हिम्मत होती है और काफी मसल भी होती है, इसीलिए वो मजदूरी का काम करते थे और जमीन में से रिसोर्सेज बाहर निकालते थे। फीमेल सोल्जर्स ने तो एक तरीके से मेल सोल्जर्स पर डोमिनेशन हासिल कर ली थी और वो जो चाहे वो करा सकते थे मेल सोल्जर से। एडम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो राजकुमारी सुमरू से कहने लगा कि ये पूरी तरीके से गलत है, मेल और फीमेल एकदम से इक्वालिटी डिजर्व करते हैं और उन्हें एक साथ रहकर काम करना चाहिए, लेकिन सुमरू और उसके सोल्जर्स इस बातों पर विश्वास नहीं रखते। उन्हें तो बस ये चाहिए था कि सारी चीजें मेल्स करे और उन्हें कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स करे। यहाँ दूर से टेक्सास अपने सोल्जर्स के साथ सारी चीजें देख रही होती है। टेक्सास तो स्टार्टिंग से चाहती थी कि वो राजकुमारी सुमरू को किसी भी तरीके से हटा दे और उनकी राजगद्दी अपने हाथों में ले ले। उसके दिमाग में यही सारी चीजें हमेशा चला करती थी, इसीलिए जब टेक्सास ने देखा कि राजकुमारी का ध्यान दूसरी तरफ है तो उसने अपने सोल्जर्स को भेज दिया और ये कहा कि तुम सुमरू के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दो और एडम और जेक नाम के वो दोनों सोल्जर्स को मेरे पास लेकर आओ। टेक्सास के सारे सोल्जर्स इस काम में लग जाते हैं। वहीं अब एडम ने तो मेल और फीमेल की इक्वालिटी के बारे में बात करते हुए सुमरू को गुस्सा दिला दिया था। राजकुमारी सुमरू एडम को काफी ज्यादा मारती है और उसे लगातार पंच करती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद एडम उनके पंचेस से बचता हुआ सुमरू को पकड़ लेता है। पर सुमरू एक राजकुमारी थी और भला कोई सोल्जर्स अपनी राजकुमारी को इस तरीके से कैसे देखेगा। तभी डव और बाकी सारे सोल्जर्स एडम को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे काफी मारते हैं। वो तो एडम को अब इस गुस्ताखी के लिए जेल में बंद करने के लिए लेकर चले गए थे। एक गुफा में जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी हमें टेक्सास के कई सारे सोल्जर्स दिखाई दिए जो
कि यहाँ पर एडम को किडनैप करने और बाकी सोल्जर्स को खत्म करने आए थे। हालांकि विल अपनी बहन के पास जा ही रहा था, तभी अचानक टेक्सास के सोल्जर्स ने सुमरू के सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि डव को भी एक नुकीला तीर लग जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। टेक्सास के सोल्जर्स ने जल्द से जल्द एडम को किडनैप किया और अपने साथ लेकर चले गए। विल किसी भी तरीके से रोते हुए अपनी बहन डव के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि डव अब मर जाती है। ये सारी चीजों के बारे में अभी तक राजकुमारी सुमरू को पता नहीं चला था क्योंकि टेक्सास सारी चीजें चोरी चुपके कर रही थी। और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर टेक्सास के सामने एडम खड़ा होता है। टेक्सास तो अब एडम को कह रही थी कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ और हम किसी भी तरीके से सुमरू को हटा देंगे और इस पूरे प्लेनेट पर अकेले ही राज करेंगे। लेकिन यहाँ एडम को सारी बातें अच्छी तरीके से पता थी कि किस तरीके से टेक्सास उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी सुमरू अपनी जगह पर बेस्ट है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती बल्कि सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं टेक्सास अपने सामने आने वाले सारे दुश्मनों को खत्म कर देती। टेक्सास तो यहाँ पर एडम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसे किस भी करने लगती है, लेकिन तभी एडम की नजर सीधा एक स्क्रीन के ऊपर गई जिसके ऊपर बाइनरी नंबर्स चमक रहे होते हैं। एडम उस स्क्रीन को देखकर एकदम चौंक गया कि आखिरकार इतनी एडवांस वाली मशीन यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो उस मशीन से खुद के ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने लगा। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस था। लेकिन यहाँ टेक्सास को लगने लगा कि जरूर एडम कुछ जादू कर रहा है अपने हाथ में मौजूद उस वॉच की मदद से, इसीलिए वो लगातार उसे रोकने लगी। लेकिन एडम के सामने टेक्सास की शक्तियां कुछ भी नहीं थी। एडम बहुत ही बुरी तरीके से टेक्सास को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टेक्सास ने अपने सोल्जर्स को अंदर बुला लिया था जिन्होंने अब जल्द से जल्द गन पॉइंट कर दिया होता है, पर एडम के ऊपर नहीं बल्कि टेक्सास के ऊपर, क्योंकि वो सोल्जर्स और कोई नहीं बल्कि सुमुरू और जेक होते हैं जो चोरी चुपके यहाँ पर आ गए एडम की मदद करने के लिए। राजकुमारी सुमुरू को जब पता चला कि टेक्सास ने रूल्स को तोड़ा है और उसने कई सारी फीमेल सोल्जर्स की जान ली है, तो राजकुमारी सुमुरू टेक्सास को काफी ज्यादा मारते हुए जेल में बंद करने का ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद सुमुरू जेक, एडम और बाकी सारे सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ने लगी ताकि उन्हें पूरी तरीके से सेफ रखा जा सके। जेक यहाँ पर एडम को एक थियरी बताता है जो कि उसने यहाँ रहकर एक्सपीरियंस की। दरअसल सारे इंसान जब पृथ्वी छोड़कर जाने लगे तो कहीं न कहीं से कुछ ऐसी रेडिएशंस फैलने लगी जो सिर्फ इंसानों यानी कि मेल्स के ऊपर वर्क करती थी, और इन्हीं रेडिएशंस ने कई सारे मेल सोल्जर्स को मार गिराया। हालांकि कुछ समय बाद ये रेडिएशन खत्म हो चुके थे, पर उस समय तक फीमेल सोल्जर्स ने अपना डोमिनेशन बनाकर रख लिया था, इसीलिए आज भी वही सारी चीजें कंटिन्यू होते आ रही हैं। अब यहाँ राजकुमारी सुमरू जेक और एडम से एक बर्न जोन के बारे में बात करती है। ये एक ऐसा जोन था जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो राजकुमारी की लेगेसी थी उसे वहीं से मिलती आ रही होती है। सुमरू के पास एक लॉकेट होता है जो उस बर्न जोन में उसके पेरेंट्स ने दिया था। उस लॉकेट के अंदर एक स्पेसशिप मौजूद होती है जो शायद अभी भी उसी बर्न जोन में मौजूद होगी। तो राजकुमारी सुमरू कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द उस स्पेसशिप के पास जाना चाहिए ताकि तुम सभी उसमें से बैठकर अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ, और उसके बाद तुम सभी यहाँ पर कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी कर पाओगे। एडम और जैक को यही लगने लगा कि यहाँ से दूर जाना ही हमारे लिए सही होगा, इसीलिए वो राजकुमारी सुमरू और उसके सोल्जर्स की बातें मानकर उस बर्न जोन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें पता चला कि टेक्सास के अभी भी कई सारे सोल्जर्स हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए अब सारे सोल्जर्स को किसी भी तरीके से अपने दुश्मनों से बचते हुए बर्न जोन की तरफ पहुंचना था। सुमरू और उसके सोल्जर्स को रास्ता पता होता है, इसीलिए वो उन सभी को दूसरी तरफ से लेकर आने लगे। हालांकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा था और कोई भी अडल्ट उसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए वो सभी एक और रास्ते से निकलने लगे जो कि एक जेल होती है। और इस जेल के अंदर राजकुमारी ने बहुत सारे मेल सोल्जर्स को कैद करके रखा था जिन्होंने छोटे छोटे अपराध किए थे और फीमेल्स को टच करने की कोशिश की थी। वो सारे मेल सोल्जर्स चिल्ला रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। एडम और जेक तो काफी गुस्सा होने लगे कि तुम इसे इस तरीके से कैद करके नहीं रख सकते, पर सुमरू उन्हें मना कर रही थी कि ये सारे दोषी हैं, मैं इन्हें इस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन अब अचानक वहाँ टेक्सास के कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो सभी पर हमला करने लगे। राजकुमारी सुमरू ने भी अपना क्रॉसबो उठा लिया और उनके ऊपर पलटवार करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेक ने उस पूरे पिंजड़े को ओपन कर दिया था जिससे कि वो सारे मेल सोल्जर्स बाहर निकल सके और आजादी से कहीं भी जा सके।
सके। हालांकि एक समय पर वो सारे मेल सोल्जर्स एकदम से चौंक गए थे कि आखिर उन्हें आजाद कैसे किया जा रहा है। टेक्सास के सोल्जर्स की संख्या बढ़ने के कारण अब एडम ने भी अपनी गन मांगी और उस पूरे गुफा के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि कुछ सोल्जर्स उसके अंदर ही दबकर मर जाते हैं। जेक और एडम ने यहाँ किसी भी तरीके से उन सारे मेल सोल्जर्स को बाहर निकाल दिया था, जो कि एक ओपनिंग से दूसरी तरफ जाने लगे थे। और अब यहाँ से चालू हो जाता है बर्न जोन, जहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एडम, जैक, सुमरू, विल और उसके साथ कुछ सोल्जर्स लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टेक्सास भी दिखाई गई, जो कि अब सुमरू की कैद से आजाद हो चुकी होती है। वो तो अब अपने सारे सोल्जर्स को जमा करने लगी और उन्हें गाइड करती है कि हमें किसी भी हालत में सुमरू और उसके सोल्जर्स को खत्म करना है, क्योंकि अब इस प्लेनेट पर पूरा राज मेरा होगा। हालांकि यहाँ पर टेक्सास के सोल्जर्स भी घबरा रहे थे बर्न जोन में जाने के लिए, लेकिन अपने लीडर की बात मानना उन सभी की कमजोरी थी, इसीलिए अब सारी फीमेल सोल्जर्स चल पड़ी थी बर्न जोन की तरफ। यहाँ एडम, जैक और सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें थोड़े भूकंप के झटके महसूस होते हैं, और ये झटके तो पहले से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हो रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद भूकंप रुक जाता है, जिससे कि उन सभी को एक जगह पर स्टेबल रहने के लिए समय मिल गया। यहाँ एडम, जैक और राजकुमारी सुमरू की पूरी टीम चट्टान की एकदम ऊंचाई पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें कई सारे मेल सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखाई दी, जो शायद रेडिएशन की वजह से मारे गए हो। पर उस जगह पर फिर से भूकंप आने लग जाते हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगे थे। टेक्सास के भी सोल्जर्स को काफी चोट लगी थी, जो पहाड़ पर चढ़कर सुमरू के सोल्जर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैक और एडम सभी की मदद करते हैं और सुमरू के सोल्जर्स को लगातार लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एडम ने सुमरू को एक सच्चाई बताई जो काफी ज्यादा दर्दनाक है। वो ये कहने लगा कि जब हम सभी की इंसानियत सभ्यता पृथ्वी छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बहुत ही खतरनाक वायरस हो गया, और इसी वायरस के चलते जितने भी लोग पृथ्वी छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर चले गए, उनकी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म होने लगी। और यही रीजन था कि हमें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, ताकि हम यहाँ पर रिसर्च करें और उस वायरस का एंटीडोट बनाकर लेकर आ जाए। और जैक एडम से ये कंफर्म करता है कि अगर हम इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी लोग जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, उनकी ब्लड का यूज करें, तो एंटीडोट आराम से बनाया जा सकता था। इसीलिए एडम सुमरू से कहता है कि हमें किसी भी हालत में इस प्लेनेट से दूर जाना ही होगा। सुमरू अपने सोल्जर्स के साथ उस जगह पर जाने लगी जिसे कि वो बर्न जोन कहती है, और वहाँ पर तो एक बहुत ही पुरानी फैसिलिटी थी। एडम और जेक अपने वेपन की मदद से वहाँ पर छेद करते हैं और फैसिलिटी के अंदर घुस जाते हैं। टेक्सास भी पीछे पीछे उनके आ चुकी थी अपने सोल्जर्स के साथ, और वो भी अंदर घुसकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। जैक अब किसी भी तरीके से उन्हें लेकर एक रिएक्टर के पास आ गया, जो कि पास ही में मौजूद एक बड़ी सी स्पेसशिप को पावर प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे पहले जेक को ये रिएक्टर को चालू करना होगा, जिससे कि स्पेसशिप को पावर्स मिले और वो बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज हो जाए। जेक तो अब अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगा और चेक कर रहा होता है कि ये रिएक्टर स्टेबल भी है कि नहीं। इसकी टेस्टिंग के लिए उसे कुछ समय चाहिए, इसीलिए वो अपने जल्द से जल्द काम में लग गया। वहीं एडम, सुमरू और उसके साथ एक सोल्जर सीधा चले जाते हैं बड़ी सी स्पेसशिप की तरफ। ये वही स्पेसशिप थी जिसकी बात राजकुमारी सुमरू कर रही होती है, यानी कि इसके अंदर से बैठकर वो सभी कहीं भी जा सकते थे, गैलेक्सी की एकदम डीप वाली जगह पर अभी फिलहाल के लिए इसे रिएक्टर की मदद से चार्ज करना होगा। एडम भी जल्द से जल्द सुमरू के साथ स्पेसशिप में बैठकर सारी मैनुअल टेस्टिंग करने लगा, जिससे कि कोई खतरा ना हो। यहाँ एडम तो राजकुमारी सुमरू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप और आपके सोल्जर्स भी हमारे साथ स्पेसशिप में कहीं दूर चले, क्योंकि कुछ समय में ये प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सुमरू ने साफ साफ कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकती, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और मुझे यहाँ की सत्ता अपने हाथों में लेकर इसे चलानी ही होगी। एडम आखिरकार राजकुमारी सुमरू के डिसीजन का बहुत ही ज्यादा आदर करता है। वहीं दूसरी तरफ जेक यहाँ पर एडम को कोऑर्डिनेट करते हुए बता रहा था कि थोड़े समय में स्पेसशिप चार्ज हो जाएगा और फिर मैं रिएक्टर बंद कर दूंगा, जिसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कई सारे टेक्सास के सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने डायरेक्टली रिएक्टर रूम में हमला करना स्टार्ट कर दिया, और अब इस लगातार हमले के कारण रिएक्टर भी खराब होने लगता है। जेक की जान खतरे में थी, इसीलिए एडम को वो सारी बातें बताता है, जिससे कि एडम, सुमरू और कई सोल्जर्स उसकी मदद करने आ गए। हालांकि यहाँ पर रिएक्टर की वजह से स्पेसशिप 80% चार्ज हो चुका था, और इतना काफी होता है उन्हें लैंड करके किसी दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जेक की जान खतरे में थी, इसीलिए सुमरू डायरेक्टली जाकर उन सोल्जर्स
सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ करती है और उन्हें दूर लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद तो टेक्सास और सुमोरू दोनों का झगड़ा होने लगा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। एडम किसी भी तरीके से जेक को सेफ जगह पर लेकर आता है और राजकुमारी सुमोरू की मदद करने चला जाता है। हालांकि राजकुमारी सुमोरू ने टेक्सास को काफी घायल कर दिया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। एडम भी टेक्सास को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि टेक्सास इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो तो अब एक चाकू की मदद से उसके पीछे आ जाती है मारने के लिए। पर अच्छा हुआ कि एडम का ध्यान था और उसने अपनी गन की मदद से सीधा टेक्सास को गोली मार दी। टेक्सास वहीं पर मर जाती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। जेक ने बताया कि ये पूरा रिएक्टर रूम अनस्टेबल हो चुका है और वो कुछ समय के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए अब जल्द से जल्द सुमोरू के सारे सोल्जर्स उस बड़ी सी स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और एडम उसे कंट्रोल करते हुए सीधा हवा में उड़ने लगा था। रिएक्टर रूम और वो पूरी फैसिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि बाकी सारे सोल्जर्स एकदम सही सलामत अपने दूसरी कॉलोनी में आ रहे थे, जहाँ पर सुमोरू की बाकी सारी सेना मौजूद होती है। सभी इस तरीके की स्पेसशिप को देखकर काफी चौंक गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ राजकुमारी सुमोरू को भी लगने लगा कि उनका प्लेनेट अनस्टेबल है और जो उनके सोल्जर्स बचे हुए हैं वो स्पेसशिप के अंदर बड़े आराम से आ सकते थे। इसीलिए राजकुमारी सुमोरू ने डिसाइड किया कि वो उन सोल्जर्स के साथ एडम और जेक के स्पेसशिप में आएंगे और किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। सारे के सारे सोल्जर्स, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, क्योंकि सुमोरू को एक्चुअल रियलिटी पता चल चुकी थी कि मेल और फीमेल में इक्वालिटी होनी चाहिए। सारे सोल्जर स्पेसशिप में आ जाते हैं और स्पेसशिप टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी। लेकिन तभी अचानक जमीन में से वही बड़ा सा सांप बाहर निकलता है, जो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए स्पेसशिप को डैमेज कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी सोल्जर्स इस प्लेनेट को छोड़कर कहीं दूर जाए। लेकिन अब जैक और एडम ने कोऑर्डिनेट करते हुए सीधा स्पेसशिप के थ्रस्टर्स को ऑन कर दिया और स्पेसशिप में से निकलने वाली आग और एनर्जी पूरी तरीके से सांप के ऊपर गिर जाती है। वो बड़ा सा सांप जलने लगा था और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। एडम ने तो स्पेसशिप काफी ऊपर उड़ा ली थी और वो तुरंत ही अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गए थे। स्पेसशिप में सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी एक नई सिविलाइजेशन स्टार्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। एडम और राजकुमारी सुमोरू को तो इतने समय में एक दूसरे से प्यार भी हो चुका था और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।